एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में दो बहनें गीता और सीमा अपनी विधवा माँ सावित्री के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही सावित्री के पति का निधन हो गया था। सावित्री अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करने के लिए सिलाई क्या करती थी। सीमा तो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वह कभी भी अपनी माँ से किसी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। लेकिन गीता, उसे तो बस हमेशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। स्कूल में एग्जाम चल रहे थे, लेकिन गीता एग्जाम देने नहीं जाती। सीमा को उसकी चिंता होने लगती है और वह अपनी बहन को एग्जाम देने के बाद ढूंढने जाती है तो उसे पता चलता है कि वह एक क्लब में दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। वहां जाकर सीमा गीता को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, गीता, आज एग्जाम था और तुमने एग्जाम भी नहीं दिया। यह क्लब में अपने आवारा दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हो। मम्मी कैसे पाई पाई जोड़कर स्कूल की फीस जमा करती हैं और तुम पूरे साल की फीस इस तरह से बर्बाद कर रही हो। गीता, यह तो गलत बात है। सुन बहन जी, मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो बस माँ की चमची बनकर उनके आगे पीछे घूमती रहूं। मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। आज मेरे दोस्त का बर्थडे था, इसे मैं छोड़कर एग्जाम देती। एग्जाम तो मैं दोबारा भी दे दूंगी और वैसे भी तू मुझसे जलती है क्योंकि आए दिन मैं पार्टी करती रहती हूँ और तुझे कोई खास भी नहीं डालता। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना? यार, तेरी इस गंवार बहन ने यहाँ आकर सारी पार्टी का मजा ही खराब कर दिया। इसे यहाँ से भगा दे। अपने दोस्तों की बातें सुनकर गीता अपनी सगी बहन को पार्टी से धक्के मारकर निकाल देती है। सीमा को बहुत दुख होता है और वह रोते हुए घर वापस आ जाती है। सावित्री की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपनी माँ को अपनी बहन की शिकायत नहीं लगाती क्योंकि सावित्री की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती। ऐसे ही रिजल्ट का दिन आ जाता है। जब सावित्री दोनों बहनों का रिजल्ट देखती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और गीता की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है, गीता, तुम कैसे फेल हो सकती हो? तुम तो रोज ट्यूशन भी जा रही थी और तुम्हारा कोई एग्जाम भी नहीं छूटा, फिर फेल कैसे हो गई? और सीमा को देखो, वह पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। इसने तो कोई ट्यूशन भी नहीं लिया और घर का सारा काम भी किया। बेटा, मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करती हूँ और तुम फेल हो गई। मम्मी, अगर मैं पास नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो पूरी मेहनत की थी। अब स्कूल वालों ने ही मुझे फेल कर दिया तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। आप हमेशा मुझे ही सुनाती रहती है। इस सीमा की बच्ची को तो कुछ नहीं कहती। आप तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। ऐसा कहकर गीता गुस्से में अंदर चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। सावित्री एक दिन मार्केट से घर वापस आ रही थी कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब इस बात की खबर गीता और सीमा को लगती है तो दोनों बहनें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती हैं। सावित्री के इलाज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। घर में सिर्फ सावित्री काम करने वाली थी और वही चारपाई पर बैठ जाती है। अब घर में जो भी राशन था वह भी खत्म हो जाता है। तभी गीता बहुत गुस्से में अपनी माँ से कहती है, मम्मी, जब आपको हमें ऐसी ही नर्क जैसी जिंदगी देनी थी तो फिर पैदा ही क्यों किया? दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। आप सिलाई कर कर 4 पैसे कमा लिया करती थी, अब तो आप भी चारपाई पर बैठ गई। मेरे दोस्तों में मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है मैं ही जानती हूँ। उनसे उधार ले लेकर इतना ज्यादा कर्जा हो गया मेरे ऊपर और आपको तो कोई चिंता ही नहीं है कि आपकी बेटी की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप तो बस आराम से चारपाई पर बैठी है। गीता, यह हमारी माँ है और तुम जानती हो पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने हमें किस तरह से पाल पोस कर इतना बड़ा किया। हमें पढ़ाया, पहनने के लिए कपड़े दिए, खाना खिलाया और आज माँ को हमारी जरूरत है तो तुम इस तरह से सुना रही हो। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ सोचा है। क्या बेटा, क्या सोचा है तुमने? माँ, मैंने सोचा है कि गीता और मैं, हम दोनों आपका सहारा बनेंगे। हम दोनों काम करने जाएंगे, जो भी काम मिलेगा वही काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। गीता को हमने बहुत सर पर चढ़ा लिया। जब तक यह काम करके पैसे नहीं कमाएगी तब तक इसे पैसों की अहमियत का अंदाजा नहीं होगा कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। गीता पहले तो सीमा के साथ
काम करने जाने के लिए मना कर देती है। लेकिन जब सावित्री उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दे देती है तो वह चुपचाप काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब गीता के दोस्तों को यह पता चलता है कि गीता लकड़ियां बेचने का काम करती है तो उसके दोस्त उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। अरे यार गीता, तूने तो हमसे कहा था कि तू कभी कोई काम नहीं करेगी, लेकिन तू तो यहाँ मजदूरी जैसा काम कर रही है। यार, हम इस जैसी मजदूर लड़की को अपना दोस्त नहीं बना सकते। हमारा भी एक स्टेटस है। चलो यहाँ से चलते हैं। यह तो बहुत ज्यादा गरीब हो गई। इस सीमा की बच्ची की वजह से आज मेरे दोस्तों में मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है। अगर यह माँ को मेरे खिलाफ नहीं भड़काती तो आज मेरे दोस्तों में मेरी इंसल्ट नहीं होती। यह सब कुछ इस 2 टके की बहन जी की वजह से हुआ है। मेरे सभी अमीर दोस्त मुझे छोड़कर चले गए। छोड़ूंगी नहीं, तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। ऐसा सोचकर गीता सीमा के लिए अपने अंदर और भी ज्यादा नफरत पैदा कर लेती है। दोनों बहनें लकड़ी बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं घर आ रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। उनके पास एक बच्चा था जो बहुत ज्यादा बीमार था। वह दोनों बहनों से कहती हैं, बेटा बेटा मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो यह मर जाएगा। मेरी मदद करो। बुढ़िया, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है। पूरे दिन हमने लकड़ियाँ काटी, इतनी धूप में अपना पसीना बहाया और इन्हें बेच कर आए। इतनी मेहनत से हमने पैसे कमाए और तुझे क्या लगता है कि इतनी आसानी से हम तुझे दे देंगे? तेरा बच्चा मरता है तो हमारी बला से मर जाए, हम तुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले। ये भिखारी कहीं से भी आ जाते हैं मुंह उठाकर। गीता, देखो तो इनका बेटा कितना ज्यादा बीमार है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर हम एक समय खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? किसी की जान तो बच जाएगी। यह लीजिए अम्मा जी पैसे। सीमा की बच्ची, तो खुद को क्या समझती है? जब देखो समाज सेवा करने के लिए सबसे आगे आकर खड़ी हो जाती है। मैंने तो कुछ पैसे छुपा कर रखे थे। अगर सारे पैसे तुझे दे देती तो आज तो भूखे पेट ही सोना पड़ता। इसी तरह दोनों बहनें कुछ दूर और चलती हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा चमचमाता हुआ फ्रॉक नजर आता है, जिसे देखकर दोनों बहनें ही चौंक जाती हैं कि तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है और वह दोनों बहनों से कहती है, तुम दोनों का मेरे इस जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। शायद तुम रास्ता भटक गई तभी यहाँ पर आई हो, वरना यहाँ पर कोई नहीं आता। और तुमने यह जादू फ्रॉक भी देख लिया है। अब यह जादू फ्रॉक तुम दोनों बहनों में से किसी एक का हो सकता है। और तुम जानती हो यह जादू फ्रॉक कितना ज्यादा शक्तिशाली है। इससे तुम जो भी कुछ मांगोगी वह तुम्हें तुरंत दे देगा। सोना, हीरे, जवाहरात, पैसा, कुछ भी। हाँ जादूगरनी जी, यह जादू फ्रॉक मुझे चाहिए। नहीं नहीं, यह तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें किसी की बलि चढ़ानी होगी और वह बलि किसी और की नहीं, किसी इंसान की होनी चाहिए। जादूगरनी जी, मैं आपको एक इंसान की बलि चढ़ाकर देने के लिए तैयार हूँ। ये रही मेरी बहन, इससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। हमेशा माँ की लाडली बनी रहती है और इसी की वजह से मुझे काम भी करना पड़ रहा है और मेरे दोस्तों में मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी होती है। इसलिए मैं अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यह जादू फ्रॉक दे देना। मैं इसकी धन दौलत से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूँगी। सीमा, तुम्हारी बहन तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। अगर तुम अपनी बहन की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो तो यह फ्रॉक तुम्हें भी मिल सकता है। यह ऑप्शन तुम्हारे पास भी है। जादूगरनी जी, अगर आप दुनिया की सारी धन दौलत भी मेरे कदमों में डाल दोगी तब भी मैं अपनी बहन की बलि नहीं चढ़ाऊंगी। और गीता, तुम्हारी यह शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा था कि तुम छोटी हो, नादान हो, इसलिए मुझसे बदतमीजी करती हो, लेकिन पैसों के लालच में इतनी अंधी हो जाओगी कि अपनी बहन का खून बहाने के लिए तैयार हो जाओगी। यह मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। ऐसा कहकर सीमा बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है, लेकिन सीमा के इन आंसुओं से गीता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जैसे ही तलवार उठाकर सीमा की गर्दन उतारने वाली होती है तो वह एक बिल्ली के रूप में आ जाती है। अपनी बहन को बिल्ली के रूप में देखकर सीमा घबरा जाती है। तभी वह जादूगरनी सीमा से कहती है, सीमा, यह लो जादू फ्रॉक, यह तुम्हारा है। इससे तुम जितनी चाहो उतनी धन दौलत मांग सकती हो। मुझे हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन को उसके लालच का फल
मिला है। तुम्हारी बहन बहुत ही ज्यादा लालची और बुरे स्वभाव की थी। मैं इसी तरीके से परीक्षा लेती हूँ और जो लालच करता है उसे मैं इसी तरह से जानवर का रूप दे देती हूँ और जो लालच नहीं करता उसे मैं अपना जादू फ्रॉक देती हूँ। तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का परिणाम मिला है। जाओ तुम अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन बिताओ। जादूगरनी जी, गीता मेरी छोटी बहन है और मेरी बहन बिल्ली बनकर अपना जीवन यापन करे, यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। आप मेरी बहन को ठीक कर दो। चाहे तो आप जादू फ्रॉक मुझे मत दो, मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूँ। बस मेरी बहन को वापस से इंसान बना दो। सीमा, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हें मारने के लिए भी तैयार हो गई, फिर भी तुम अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। सच में सिर्फ तुम्हारी अच्छाई की वजह से मैं तुम्हारी बहन को इंसान बना रही हूँ। इतना कहकर जादूगरनी गीता को बिल्ली से इंसान बना देती है। गीता यह सारी बातें सुन रही थी तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह सीमा से माफी मांगती है। दीदी, मैंने हमेशा आपके साथ कितना बुरा किया, आपको कभी बड़ी बहन नहीं माना, यहाँ तक कि आपको मारने के लिए भी तैयार हो गई, फिर भी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, आपके अच्छे स्वभाव की वजह से ही माँ आपसे प्यार करती है। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं कभी कोई बुरे काम नहीं करूँगी, कभी कोई लालच नहीं करूँगी, बस आप मुझे अपना जैसा बना देना। सीमा गीता को माफ कर देती है और वह जादूगरनी दोनों बहनों का इतना प्यार देखकर बहुत खुश होती है और वह अपना जादुई फ्रॉक दोनों बहनों को दे देती है, जिसकी धन दौलत से दोनों बहन बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं और अपनी माँ का इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में कराती हैं। सावित्री बिल्कुल ठीक हो जाती है और जादुई फ्रॉक की मदद से अपना बहुत बड़ा बुटीक चलाती है और पूरा परिवार इसी तरह हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें पूनम, संध्या और वर्षा, तीनों बहनें अपनी माँ कलावती के साथ रहती थी। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वह हमेशा दस्ताने पहने रखती थी। वह किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती थी। अगर पूनम किसी चीज को हाथ लगाती तो वह चीज बर्फ की बन जाती और संध्या अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो उस चीज में आग लग जाती और वर्षा अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो मानो जैसे धरती पर भूकंप आ गया हो, सब चीजें बुरी तरह से हिलने लग जाती। इसलिए तीनों बहनें भूल कर भी अपने दस्ताने नहीं उतारती थी। आज तीनों बहनों का कॉलेज में पहला दिन था। तभी तीनों बहनों की माँ कलावती तीनों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, भूल कर भी कॉलेज में अपने दस्ताने मत उतारना। चाहे कोई तुम्हारे दस्तानों का कितना भी मजाक क्यों न उड़ाए, लेकिन तुम्हें दस्ताने नहीं उतारने। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम साधारण सी तो लड़की हैं, फिर हमारे पास ये शक्तियाँ क्यों हैं? आज तक आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया, आज तो आपको हमें बताना ही होगा। ठीक है बेटा, यह बात बहुत पुरानी है। यह सब कुछ तुम्हारे पिताजी की वजह से हुआ। तुम्हारे पिताजी एक लड़की से प्यार करते थे और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। शादी वाले दिन ही तुम्हारे पिता को पता चला जिस लड़की से वह प्यार करते हैं असल में वह चुड़ैल है, जिसने सुंदर लड़की का मुखौटा पहन रखा है। तभी तुम्हारे पिताजी उस चुड़ैल को मंडप में छोड़कर भाग आए और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। और जब इस बात की खबर चुड़ैल को लगी तो उसने तुम्हारे पिताजी को श्राप दिया कि तुम्हारे यहाँ पर जो भी संतान होगी वह साधारण नहीं होगी। उस चुड़ैल के श्राप की वजह से ही तुम तीनों किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती बेटा। पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वह चुड़ैल से प्यार करते थे तो उसे शादी भी कर लेते। उनकी वजह से हमें ये श्राप तो मिला नहीं होता। हम तीनों बहनों को कितनी परेशानी होती है हम ही जानते हैं। ऐसा कहकर तीनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। तभी तीनों बहनों को कॉलेज की सीनियर लड़कियां देख लेती हैं और वह उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, आज तुम तीनों बहनों का इस कॉलेज में पहला दिन है और हम इस कॉलेज की सीनियर लड़कियां हैं, इसलिए तुम्हारी रैगिंग होनी तो जरूर है। और ये क्या तुमने बकवास से दस्ताने पहन रखे हैं? चलो जल्दी से सबसे पहले इन दस्तानों को उतारो, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। सॉरी दीदी,
हम यह दस्ताने नहीं उतार सकते, आप हमसे ऐसे ही बात कर लीजिए। सॉरी। काजल, आज तक मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट होते नहीं देखी। ये आज ही इस कॉलेज में आई है और आज ही तुम्हारी बात नहीं मान रही। काजल, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना चाहिए, वरना आज इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, कल और हिम्मत हो जाएगी और उसके बाद इस कॉलेज में कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हाँ हाँ दिव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम बेवकूफ लड़की हो। ये जो तुमने बेवकूफी की है ना मेरी बात ना मानकर, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पूनम, तुम इस पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाओगी और संध्या तुम इस पूरे कॉलेज की सफाई करोगी। वर्षा, तुम जितने भी वॉशरूम और जितने भी टॉयलेट्स हैं उन्हें तुम साफ करोगी और यह काम 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर नहीं हुआ तो तुम्हें और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। समझ आ रही है या फिर मैं तुम्हें अपने स्टाइल में समझाऊं? बेचारी तीनों बहनें अपने काम में लग जाती हैं। पूनम पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से वह थककर नीचे गिर जाती है और संध्या पूरे कॉलेज की सफाई करती है और वर्षा बेचारी सारे टॉयलेट, सारे वॉशरूम साफ करती है। इतना सारा काम करने की वजह से तीनों बहनें बहुत ज्यादा थक जाती हैं और वह अपनी क्लास भी नहीं ले पाती और घर आ जाती हैं। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। काजल तीनों बहनों से रोज दस्ताने उतारने के लिए कहती और तीनों बहनें मना कर देती और उसके बाद काजल उन तीनों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देती। एक दिन काजल दिव्या से कहती है, दिव्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम इन तीनों बहनों को बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन सजा देते हैं, लेकिन ये तीनों बहनें अपने दस्ताने उतारती नहीं है, सजा के लिए तैयार हो जाती हैं। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हमें पता चले आखिर इन दस्तानों के पीछे राज क्या है। ऐसा कहकर दोनों एक प्लान बना लेती हैं और दिव्या 3 गिलास के अंदर नशीली दवाई डालकर तीनों बहनों के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, आज तुम्हें बहुत कठिन सजा मिली है। मैं काजल जितनी कठोर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम तीनों के लिए जूस लेकर आई हूँ। तुम तीनों बहन आराम से पी लो, ठीक है? उसके बाद काम कर लेना। बेचारी तीनों बहनों को कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही तीनों बहनें वह जूस पीती हैं, तो तुरंत तीनों बेहोश हो जाती हैं और उन तीनों के बेहोश होते ही काजल और दिव्या उनके दस्ताने उतार देती हैं। और कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वह देखती हैं कि उनके हाथ में तो दस्ताने ही नहीं है। तभी तीनों बहनें घबरा जाती हैं और संध्या रोते हुए दोनों बहनों से कहती है, दीदी, हमें अपने दस्ताने उतारने ना पड़े, हमारा राज किसी के सामने ना आए, इसलिए कॉलेज में आकर रोज हम काजल और दिव्या का इतना अत्याचार सहते हैं, इतना सारा काम करते हैं, हमारी पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं हो रही और उसके बाद भी हमारे पास हमारे दस्ताने नहीं है। लगता है ये राज अब सबके सामने आ जाएगा कि हम साधारण नहीं है, हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं और उसके बाद दीदी क्या होगा? हमें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, जैसा हमेशा से होता आ रहा है। संध्या, तुम रोना बंद करो। अब हम तीनों बहनों को यहाँ से बहुत सावधानी से घर जाना होगा। ध्यान रहे गलती से भी हमें कोई ना देख ले। ऐसा कहकर तीनों बहनें जाने लगती हैं, लेकिन इन तीनों बहनों की बातें काजल और दिव्या सुन लेती हैं और जैसे ही छुपकर तीनों बहनें घर जा रही थीं, तभी काजल और दिव्या पीछे से तीनों बहनों को धक्का दे देती हैं और वह नीचे गिर जाती हैं। और वही होता है जो होना नहीं था। पूनम की वजह से जमीन बर्फ की बन जाती है और संध्या की वजह से कॉलेज में आग लग जाती है और वर्षा की वजह से धरती हिलने लग जाती है और इस तरह पूरे कॉलेज को पता चल जाता है कि ये तीनों बहनें कोई साधारण बहनें नहीं हैं। अरे अरे, ये तो हमारे कॉलेज में 3 चुड़ैल बहनें हैं, इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालो वरना ये हमें मारकर खा जाएंगी। इस तरह पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है और प्रिंसिपल तीनों बहनों को अपने कॉलेज से निकाल देती हैं। तीनों बहनें रोते हुए घर वापस आ जाती हैं और अपनी माँ को सब बताती हैं। तभी कलावती कहती है, बेटा, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तक हमने 5 गांव छोड़ दिए हैं। जहाँ भी तुम लोगों के बारे में पता चलता है वह हमें धक्के मारकर निकाल देते हैं। कॉलेज से तो तुम्हें निकाल दिया गया है, अब ये गांव वाले भी हमें निकाल देंगे
अब तो कुछ करना ही होगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे पता चला है काली पहाड़ी के पास एक जादूगरनी रहती है, हमें उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह कोई समाधान ही बता दे। इस तरह कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास ले जाती है और वहां जाकर जादूगरनी को सब बताती है। तभी वह जादूगरनी कलावती से कहती है, हाँ, इसका समाधान है। मैंने अभी अपने जादुई गोले में देखा है, इन तीनों बहनों को जो श्राप मिला है उससे इन्हें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन उससे पहले तेरी इन तीनों बेटियों को ऐसे लड़कों से शादी करनी होगी जिनसे कोई भी लड़की शादी करना कभी पसंद नहीं करेगी। उनसे तेरी बेटियों को शादी करनी होगी और उन्हें सच्चे दिल से अपना पति भी मानना होगा और उनकी सेवा भी करनी होगी, तभी इन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। जादूगरनी की बात मानकर कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास से घर लेकर आ जाती है और ऐसे 3 लड़कों को ढूंढने निकल जाती है जिन्हें देखकर कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहेगी। कलावती ऐसे ही लड़कों की तलाश कर रही थी। तभी कलावती देखती है एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी कलावती उसके पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वह क्यों रो रही है। तभी वह बूढ़ी औरत कलावती से कहती है, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरा कुछ पता नहीं मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मरने से पहले अपने तीनों बेटों की शादी देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटों की शादी होती नहीं है क्योंकि एक अंधा है, एक गूंगा है और एक लंगड़ा है। अब तुम ही बताओ, ऐसे लड़कों से कौन लड़की शादी कर सकती है? मैं अपने तीनों बेटियों की शादी आपके तीनों बेटों से कराना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। कलावती की यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने बेटों की शादी तुरंत कलावती की बेटियों से कराने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से पूनम, संध्या और वर्षा की शादी उस बूढ़ी औरत के तीनों बेटों से हो जाती है। तीनों बहनें अपने अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, उन्हें सच्चे दिल से अपना पति मानती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन एक दिन तीनों बहनें बातें कर रही थीं। काश हमारे पति भी ठीक हो जाएं, मेरा पति बोलने लग जाए, तुम्हारा पति चलने लग जाए और वर्षा तुम्हारा पति देखने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। हमने सच्चे दिल से अपने अपने पति को अपना मान लिया है और अगर ये ठीक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। पूनम बस इतना कहती ही है, तभी वह देखती है कि तीनों के पति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यह देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी तीनों बहनें समझ जाती हैं कि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल चुकी है और उनका वह श्राप वरदान में बदल गया है। तीनों बहनें यह बात खुशी खुशी अपनी सास को बताती हैं। तभी वह खुश होकर अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे वाह, मेरी तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 बहुएं जादुई हैं, जिनकी जादुई शक्ति से मेरे बेटे बिल्कुल ठीक हो गए और अब तो धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है, मैं तो धन्य ही हो गई ऐसी जादुई 3 बहुएं पाकर। इस तरह तीनों बहनें जादुई बहुएं बनकर अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। अब उन्हें दस्ताने भी पहनने नहीं पड़ते।